186 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई पड़ रही हैं, अभी तक के रुझान जो बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 104 सीटों पर सिमटती दिख रही है, यानी वो इतिहास कायम होता दिखाई पड़ रहा है कि विपक्षी पार्टी 100 से नीचे जा सकती है, 100 के ऊपर नहीं रहने वाली है, जो पिछली बार भी रहा, इसके पहले भी रहा, एक आध बार शायद ये चीज़ें ब्रेक हुई हो। और लेफ्ट पार्टीज़ को एक सीट सीपीएम को मिलती दिख रही है, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है लगातार दूसरी बार। ये रुझान दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल के। तमिलनाडु के रुझान बता रहे हैं कि वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से डीएमके की हार हुई है और एक बड़ा उलटफेर हुआ है, बिल्कुल नई पार्टी बन रही है टीवी के, और वो पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई पड़ रही है। 107 सीटों के साथ वो आगे चल रही है। डीएमके तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, एआईएडीएमके 69 सीटों के साथ वो दूसरे नंबर पर है। असम में भी बीजेपी की सरकार रिपीट करती हुई दिखाई पड़ रही है, बड़ी जीत, पिछली बार की तुलना में बड़ी जीत मिल रही है उसको। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन केरलम से, दक्षिण भारत के दूसरे राज्य से, वहाँ यूडीएफ को बड़ी जीत हासिल होती दिखाई पड़ रही है। 101 सीटें, 140 में से 101 सीटों पर वो आगे है, और एलडीएफ जो अभी वहाँ पर सत्ता में है, उसकी बड़ी हार वहाँ हो रही है केरलम में। हमारे साथ यहाँ दो साथी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहली टिप्पणी जयशंकर जी आपसे हम लेना चाहेंगे। तृणमूल कांग्रेस को अभी 104 सीटों पर है, अब हम इसको नतीजे तो नहीं मानेंगे, रुझान ही मानेंगे, लेकिन रुझान काफ़ी कुछ अब बता रहे हैं। एक तरीके से लगभग उस दिशा में ये नतीजे जाते दिख रहे हैं कि बीजेपी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। अब कुछ उलटफेर हो जाए, ममता बनर्जी अभी भी कह रही हैं कि जीत हमारी होगी, अभी आखिरी मोमेंट तक, आखिरी दौर की मतगणना तक हम नतीजों में ऊपर आ जाएंगे। बहरहाल ये उनका अपना दावा है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, तस्वीरें जो हमारे सामने हैं, उसके हिसाब से बीजेपी आगे है। इसको अब किस तरीके से देखा जाए कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जो घोषणा 2021 के चुनाव में करके आए थे, तब तो सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया कि 5 साल के भीतर हम इसको सफल करके दिखा देंगे। अब वो क्या उनको सफलता हासिल होती दिख रही है? 200 पार की ओर जाते दिख रहे हैं। यकीनन समीर, 200 के आसपास तो भाजपा जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अभी 5वें-6ठे राउंड तक ही गणना पूरी हुई होगी जी, 20 राउंड तक होने वाली है। हाँ। लेकिन सुबह से ही जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, अपवर्ड ट्रेंड जो भाजपा के पक्ष में जा रहा है और टीएमसी लगातार नीचे ही जा रही है, तो उसको देखते हुए यही लग रहा है कि भाजपा को 200 के आसपास सीटें मिलेंगी और 90 के आसपास सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यह रुझान या नतीजे हमारे जैसे लोगों के लिए आश्चर्यजनक हैं। आश्चर्यजनक ये इसलिए भी हैं, हालांकि हम बार बार इस तरफ इशारा करते रहे हैं कि अदृश्य अनहोनी भी हो सकती है, और उसमें कारण यह है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चुनाव आयोग है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनकी क्षमता को आंकने में फेल कर जाते हैं, कई बार फेल कर जाते हैं। क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह से 90-91 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए, उन्होंने कोई बड़ा रोल तो प्ले किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। सो आप देखिएगा कि उन इलाकों में जो नॉर्थ बंगाल में हालांकि पिछली बार भी भाजपा मजबूत होकर के उभरी थी, जो उसको 67 सीटें मिली थी 67, उसमें से 52 के आसपास तो नॉर्थ बंगाल से ही मिली थी। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि 80-90% सीटें उसके खाते में जा रही हैं। अब पूरे पश्चिम बंगाल में एक तरीके से कह लीजिए हाँ, कि पूरे बंगाल में डंका बज गया है। नहीं, उसका जो सबसे बड़ा रीजन यह भी है ना कि आप एक आज नहीं तो कल इसकी एनालिसिस होगी कि जिन चुनाव क्षेत्रों में एसआईआर के तहत नाम ज़्यादा काटे गए और अल्पसंख्यकों के नाम काटे गए, वहाँ पे भाजपा का ज़्यादा हो रहे, उनकी सीटें बढ़ रही हैं, उनको दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ यह है कि मुस्लिम मतों में विभाजन हुआ है। एक चीज़ को हम लोगों ने गौर नहीं किया था, जब वो हुमायूं कबीर साहब जो बंगाल में बना रहे थे, बाबरी मस्जिद बना रहे थे, उनके बारे में हुआ कि 1000 करोड़ रुपए उनको दे रही है बीजेपी कि वहाँ पे मुसलमानों के बीच में काम करें, और वो उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। वो
बहुत देर तक तो वो आगे चल रहे थे, पता नहीं इस समय वो आगे हैं या पीछे हो गए हैं, मालूम नहीं, अभी तक नहीं देखा मैंने, लेकिन हो सकता है आगे ही चल रहे हो। तो 1000 करोड़ रुपए को भी कहीं ना कहीं तो कोई भूमिका रही होगी। दूसरी तरफ यह है कि हाल के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा तिलिस्म रच दिया, बना दिया है कि उनका हर झूठ मतदाताओं को सच लगने लग जाता है। आप देखिए कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने खुद कहा था कि यह मोदी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। आज तक तो किसी महिला को नहीं मिला, लेकिन इसका कोई असर बंगाल में नहीं हुआ। बंगाल में उन्होंने कहा कि भाई दीदी अगर 1500 दे रही है तो हम 3000 रुपये देंगे। ये वहां भी बोले कि ये मोदी की गारंटी है, तो उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया। उन्होंने झाल मुड़ी खाने का नाटक किया, नौटंकी किया, उस नौटंकी को लोगों ने पसंद किया। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान नौका विहार किया, उसको भी लोगों ने पसंद कर लिया। मतलब उनका हर नैरेटिव कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाता है। और देखिए दूसरी तरफ ये है कि ये सब बातें तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में होती है और उसने एक मिशन बनाया हुआ है कि देश के सारे चुनाव राज्यों में हमारी सरकार बननी चाहिए, और वो उस पर बड़े सुनियोजित ढंग से काम कर रहे हैं। आप देखिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ समीर, उसमें उनको एक सेटबैक लगा, उनकी सीटें 240 पे सिमट गई, लेकिन उससे उन्होंने सबक लिया। उस सबक के तहत आज देखिए कि जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इक्का दुक्का मेरे ख्याल से शायद झारखंड को छोड़ दीजिए तो सारी विधानसभाओं में उन्होंने चुनाव जीता है। अब चाहे SIR के जरिए जीता हो, EVM के जरिए हो, पैसे के जरिए जीता हो, प्रशासन के जरिए जीता हो, लेकिन जीता है। आप दिल्ली से लेकर के देखिए पूरा बाज उनके कब्जे में हो गया है। जिस बिहार में कभी उनकी सरकार नहीं बन सकती थी, वहाँ उन्होंने एन प्रकार सरकार बना लिया। उड़ीसा में अपनी सरकार बना लिया, वहाँ मुख्यमंत्री बना लिया। बंगाल में कोई सोच नहीं सकता था, जहाँ जनसंघ की स्थापना हुई, जहाँ के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार बड़े बहुमत के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। असम उनके पास है, पूरा उत्तर पूर्व उनके साथ है। दूसरी तरफ विपक्ष की हाल, विपक्ष जो है, मतलब एक तो हमारी जो कांग्रेस है, विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है, उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कि भाई हमको क्षेत्रीय दलों से लड़ना है या भारतीय जनता पार्टी और RSS की फासिस्ट राजनीति से लड़ना है। क्योंकि आप देखिए कि 1977 में पहली बार जब कांग्रेस हारी थी केंद्र में, तो उस समय तमाम बेमेल विचारधाराओं के लोग एकजुट हुए थे, जनता पार्टी बनी थी। तो इसी तरह से आज अगर भारतीय जनता पार्टी उसी हालत में पहुंच गई है जिस हालत में कभी कांग्रेस होती थी, तो उसको शिकस्त देने के लिए उसकी चाल ढाल को समझते हुए सारे विपक्षी दलों के बीच कोई न कोई एक मोर्चा बनाना पड़ेगा। चाहे अपने अहंकार को त्याग देना पड़ेगा, अपनी जमीनी ताकत को पहचानना होगा, तब जाकर के आप उससे लड़ सकेंगे। नहीं तो आज देखें आप, कांग्रेस जिस तरह से TMC के खिलाफ लड़ रही थी, बंगाल में, असम में जिस तरह से कांग्रेस का था, भाई हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई सेकुलर, या तो आप अपना सेकुलर चेहरा रखिए, तो सेकुलर चेहरा रखने के लिए आपको बाकी जो दल हैं उनके साथ भी आपको अलायंस करना होगा, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, यहाँ तो हम उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं। तो आप ढाक के 3 पात हो गए, पिछली बार भी हारे, इस बार भी हार गए। तो ये हाल है कहीं ना कहीं, तो इस पर विपक्ष को अपनी रणनीति पर ध्यान देना होगा। अब देखिए बड़ी आसानी से मोदी जी ने संसद में जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन किया, उसको रद्द कर दिया गया, विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन विपक्ष नहीं बता पाया कि भाई मोदी जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, महिला आरक्षण से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो 2023 में तो ये विधेयक अधिनियम बन चुका है, उसके हिसाब से आप दे दीजिए, चुनाव कराइए 2029 में, आप सीटें दे दीजिए। लेकिन उसके जरिए उनके दिमाग में, बीजेपी के दिमाग में बहुत साफ था, एक सुनियोजित रणनीति थी कि वो परिसीमन कराना चाहते हैं। परिसीमन करा करके सीटों को बढ़ा करके 1.5 गुना कर देंगे, ताकि बाकी राज्यों में सीटें कम हो जाएगी, हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये बात नहीं बताया विपक्ष, बता पाया, और मोदी जी ये बता पाया कि देखो भैया, महिलाओं को तो हम दे रहे थे, ये देने नहीं दिए, ये हमारे रास्ते में बाधक है, और उसका मतदाताओं पर असर पड़ा।
अब ये तो जयशंकर जी आप बात सही कह रहे हैं कि ये तो बात पर असर पड़ा, या फिर ये सारी चीजें इसलिए प्लांट की गई ताकि लोगों को ये बताया तो जा सके कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्यों चुनाव जीत गई भारतीय जनता पार्टी। उन्हीं के लिए ये सारी चीजें तैयार की गई है। मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन का, मैं देख रहा था कि मैं जहां रहता हूं वहां पर बड़ी संख्या में, और मैं देखता हूं कि ज्यादातर यहाँ पर एनसीआर में ज्यादातर लोग उस इलाके के बीजेपी के समर्थक ही हैं। वहां इसी महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए कुछ महिलाएं निकली थी। मुश्किल से 9-10 महिलाएं वहां पर नारेबाजी कर रही थी। तो ऐसा इस चीज को समझ लिया जाए कि ये बताने में कामयाब हो गए कि महिलाओं के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, और महिलाओं के लिए पूरा का पूरा विपक्ष इंक्लूडिंग ममता बनर्जी वो नहीं करना चाहती हैं। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को कैसे बाद में बताया जाएगा जब बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर ज़रूर तैयार किया गया। उसी में ये भी है, उसी में हुमायूं कबीर भी हैं, उसी में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उसी में एग्जिट पोल्स भी हैं, ताकि ये भी बता दिया जाए कि हाँ, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि वहाँ ममता बनर्जी जीतेंगी, लेकिन वो लोग पब्लिक का मूड नहीं भांप पाए हैं, पर एग्जिट पोल्स ने किया। एग्जिट पोल्स कैसे होते हैं वो सबको पता है। आजकल के एग्जिट पोल्स, वैसे तो मैं एग्जिट पोल्स को बहुत एक विज्ञान की तरह देखता हूँ, उसको एक डेटा साइंस है, लेकिन जैसे किए जा रहे हैं उन एग्जिट पोल्स की इसीलिए कोई विश्वसनीयता नहीं है। पर पंकज चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि इन नतीजों से बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी पैठ बनाने में बंगाल में कामयाब रही, बंगाल के लोगों को वो ममता बनर्जी से ज़्यादा अपने को बंगाली साबित करने में कामयाब रही, बंगाल के लोग, बीजेपी के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा मात्रा में मछली और मांस खा सकते हैं ये बताने में कामयाब रही, ममता बनर्जी ये सब कुछ नहीं कर सकती हैं, या फिर इसमें आप किसकी ज़्यादा भूमिका देखते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहाँ के तमाम नेता बीजेपी के, या फिर आपका भी इशारा कहीं और है? मुझको जो सुबह से सरकारी साइट पे ज्यादा भरोसा करता हूं, और सरकारी साइट के अकॉर्डिंगली यदि मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 5 राज्यों में इंक्लूडिंग द केरला, ज्ञानेश कुमार बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, यदि हम ये कोई यानी बहुत ही अतिशयोक्ति का भी अति है कि कोई ये कह दे कि महिला वंदन विधेयक के कारण बीजेपी को वोट मिल गए, इसका कोई आधार नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जैसे प्रशांत भाई आ गए, प्रशांत भाई हर बार कहते हैं कि लेवल फील्ड एक नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हर राज्य सरकार चुनाव होने से पहले महिलाओं के खाते में पैसे डाल देती है, और वो पैसे दूसरी पार्टी तो नहीं डाल सकती है। आप कहेंगे कि बंगाल में भी तो पैसे डाले थे, लेकिन बंगाल में जो चुनाव हुआ है, जो चल रहा है, मैं फिर आपको एक चीज बता दूं, मैं जब आप लोगों से बातचीत कर रहा था तो कुछ आंकड़े नोट कर रहा था। अभी तक इंग्लिश बाजार, कोलकाता शहर, 22 में से केवल 4 राउंड हुए, खड़गपुर 19 में से 6 राउंड हुए, भवानीपुर में 20 में से 7 राउंड हुए हैं, बेहला में 26 में से 5 राउंड हुए हैं। ये मैं कोलकाता शहर की कुछ सीटों का बता रहा हूं। और इवन मैं असम का आपको बता दूं, इवन चौरंगी में 21 में से 10 हुए हैं। यदि असम में भी आप देखेंगे तो सिलचर में 19 में से 7 राउंड हुए, और अलीपुर में 25 में से 8 राउंड हुए। मैं अभी देख रहा हूं कि किसी भी जगह ऑलमोस्ट आधे राउंड नहीं हुए। लेकिन यह बात तय है कि अंततः जीत ज्ञानेश कुमार जी की होगी। मैं पुडुचेरी को अलग करके तमिलनाडु पे सबसे पहले चर्चा करूंगा। तमिलनाडु में टैगोर सरीके जो कांग्रेसी हैं, जो राहुल गांधी के करीबी हैं, वो अच्छी तरीके से जानते थे कि डीएमके अच्छी स्थिति में नहीं है। वो लोग बार बार कोशिश करते रहे कि इस बार हम ये नई पार्टी के साथ, टीटीके के साथ में समझौता करें। कांग्रेस में इसको लेकर 2 पक्ष थे। वो कह रहे थे केंद्र में यदि हमको पार्लियामेंट में राजनीति करना होगी तो हमको डीएमके के सपोर्ट की जरूरत होगी। जबकि ये जो एक्टर है, क्या नाम है, विजयन, ये कुछ विवेकन क्या नाम है इसका,
ये कांग्रेस को अधिक सीटें देना चाहता था और लोकसभा में भी अधिक सीटें देने का वादा कर रहा था। कांग्रेस तमिलनाडु में ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई है। केरल की मैं बात कहूं, केरल में पिछले स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था। वहां पर ज्ञानेश जी का एकमात्र लक्ष्य था इस चीज को प्रचारित करना कि देश में वामपंथी विचारधारा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसलिए वहां पर इस पोजीशन में कांग्रेस को, और कांग्रेस वहां पे अच्छी कर रही थी, उसको और बेहतर तरीके से लाया गया। अब यह भी बताया जाएगा पूरे देश में कि कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी, इसने 23 सीटें जीती और 23 के 23 सब मुसलमान है। ये जो नरेशन आगे बनना है, आप उसके लिए तैयार रहे। और एक चीज जान लीजिए, तमिलनाडु अगली बार भारतीय जनता पार्टी के सीधे चुनाव की पकड़ में होगा, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं होती है, वो 5 साल तो चर्चित रहते हैं, केजरीवाल सरीके। और दुर्भाग्य क्या है कि देश में हर आदमी चाहता है कि कांग्रेस त्याग कर दे, कांग्रेस हर मुद्दे पे लड़ दे, कांग्रेसी नेता जूते खाए, कांग्रेसी नेता जेल जाए और त्याग भी वो करे। तो वही कांग्रेस तो कोई एनजीओ तो बना नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी से सब लोग परेशान है तो कांग्रेस भी परेशान है। ठीक है, अभी इस पोजीशन में हम, यानी मैं अभी बहुत आशान्वित तो नहीं हूं, लेकिन मुझको इतना जरूर लग रहा है कि जो 100 और 186 जो बंगाल में चल रहा है, शायद इतना डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके के मैंने राउंड बताए। अब आप देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी या ज्ञानेश कुमार किस तरीके से टेक्निकल रिगिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी जब ईवीएम का मुद्दा उठा रहे थे, ममता बनर्जी चुप थी, बाकी राजनीतिक दल भी चुप थे। लेकिन जब ईवीएम का मसला इस्टेब्लिश होने लगा तो उन्होंने माइक्रो रीगिंग तलाशी। माइक्रो रीगिंग में है कि मैं अपने अकॉर्डिंगली मतदाता सूची तैयार करूंगा और अपने अकॉर्डिंगली परिसीमन करूंगा। मेरी जानकारी में है एआई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर भाजपा ने इंस्टॉल किया, जो इजराइल ने मंगाया था। उसके अंदर मतदाता केंद्र वाइज पिछले 3 चुनाव के आंकड़े डाले गए और उसमें देखा गया कि इसमें किसको कितना कम करें और किसको कितना बढ़ाएं। 20 और 30 लाख वोट का फर्क है। अभी आप देख लीजिए कि बंगाल में जो दोनों पार्टियों का यदि आप अंतर देखेंगे तो बीजेपी के अभी तक 44.81% वोट है और तृणमूल कांग्रेस के 41.53% वोट है। वोट का फर्क आप देखिए, सीट के अंतर को देखिए। असम में जरूर ज्यादा थोड़ा सा फर्क है। असम में 42 के आसपास बीजेपी और कांग्रेस 29 के आसपास है, लेकिन चूंकि वहां पर उसमें रायचूर और 2-3 जी हाँ सीटों का और लेकिन वहां पर जी हाँ जी है ना। तो ये जो टेक्निकल रिगिंग हो रही है, इसके लिए जनमत के लिए सबको एक आना होगा। आप पूरा ठीकरा कांग्रेस पे नहीं फोड़ सकते। ममता बनर्जी अपने ही पकाई हुई जो डिश है उसका स्वाद दे रही है। जनसंघ के स्थापना करता इस भवानीपुर इलाके में रहते थे, कभी वहां पर बीजेपी घुस नहीं पाई। आमंत्रित करने ममता बनर्जी गई थी और जो जो आमंत्रित करके ले गया है वो सब चट हो गए। और इसमें एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें कर्नाटक की दोनों सीटों पर कांग्रेस है, महाराष्ट्र में सुमित्रा पवार बारामती से जीत रही हैं, बाकी त्रिपुरा और नागालैंड सहित के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। गुजरात तो जीतना ठीक ही ठीक। हमें इट इज एब्सोल्युटली स्मॉल सैंपल जी, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार किस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू रिगिंग कर रहे हैं। आप भाषण दे रहे हैं, आप वादे कर रहे हैं, भाषण वादे की कोई कीमत नहीं है। आपको एक
तैयारी करनी कि आपका मतदाता केवल वोट डाले और दूसरे का मतदाता वोट ना डाल पाए। ये जो चुनाव है इस तरीके का है। तो परिणाम जो भी होंगे सब लोकतंत्र की जय बोलेंगे, हम भी लोकतंत्र की जय बोलेंगे। लेकिन अब लोकतंत्र फिर से प्रश्न को याद करूंगा कि ऐसा नहीं है पंकज जी, अब लोकतंत्र की जय बोलेंगे ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी कही और जयशंकर जी ने भी कही कि कुठाराघात तो है, लेकिन ये कुठाराघात जब जिस पार्टी पर हो रहा है उसी को महसूस हो रहा है, और अगर ऐसे महसूस होता रहा तो इस कुठाराघात से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सब पर एक के बाद एक आघात लगते ही रहेंगे, और लगाने वाले अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर का लगा रहे हैं आघात, तो देते रहेंगे क्योंकि आप लड़ नहीं। दूसरी बात ये भी है कि हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप भाई। आप बताइए ना, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव को वहां जाके प्रचार करने की क्या जरूरत थी? जेएम ने असम में चुनाव कैंडिडेट खड़े कर दिए, उसको जो वोट मिले लगभग नोटा के बराबर है। आपको भी तो कोई थोड़ा संयम अपनाना होगा ना। हाँ, कि आप उसमें गठबंधन में एक एकजुटता नहीं है, ये आप मैसेज तो दे ही देते हैं, भले आप 4 वोट ही पाए, आप ये तो बता ही देते हैं कि हमारा बिल्कुल उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे ये लगता है, मैं ये जहां तक पंकज जी, अगर ये पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ये सब चीजें, कांग्रेस का वहां पर राहुल गांधी का प्रचार कर देना और कुछ भी कर देना, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली बहुत चीजों को देख रहा था, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लगातार बात हो रही थी, ये सारी बातें बेमानी है। वहां पर पूरा का पूरा एक जो माइक्रो मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट जिसका आधार ये था कि बीजेपी का ही मतदाता वोट कर पाए और तृणमूल कांग्रेस का वोट रोक दीजिए, वो किया गया। उसमें किसी का भाषण, किसी की कोई रणनीति, मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा यूपीए एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ता, और अगर ऐसा हो रहा था तब नहीं लड़ पाएगी। हाँ, उसके लिए जब आप इस जो कुछ ये कार्यशैली है चुनाव आयोग की, इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए होते। सड़कों पर उतरने की बात 50 बार की गई, कभी आप नहीं उतरे। आपके अंदर इतनी भी किसी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो किसी चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दे, और आप नहीं करेंगे, ऐसे ही नतीजे आएंगे कि आपको एक राज्य जिता दिया जाएगा, एक बाई इलेक्शन जिता दिया जाएगा, और 50 बाई इलेक्शन जो है वो बीजेपी जीत लेगी। कहेगी कि अगर ईवीएम खराब है, मशीनरी खराब है, तो आप कैसे जीत गए। बहुत सिंपल नैरेटिव है, उसके लिए पूरे विपक्ष को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम बातें, हमारे साथ प्रशांत जी और आपको एक चीज बताऊं, एक सेकंड, यानी आप एक सेकंड आप सोचो कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धब्बा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं और 4 राज्यसभा सदस्य हो गए। अब ये एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर है, केरला से हरिपास सीट से कांग्रेस के रमेश चेन्निथला 23,000 से ज्यादा वोट से वो जीत गए हैं। तो पहली जीत कांग्रेस ने अपनी दर्ज की है केरल में वैसे भी जो यूडीएफ है वो 100 के पार जा रहा है, 140 सीटों में 100 से ज़्यादा सीटों पर उसकी जीत होती दिखाई पड़ रही है। और पहली जीत भी केरल में कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। रमेश चेन्निथला उन्होंने जीत हासिल की, और त्रिशूर सीट से कांग्रेस के राजन भी 26,000 के मार्जिन से जीते हैं। तो ये 2 सीटों पर केरल में परिणाम आए हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत हुई है, और कुल अगर देखा जाए जो रुझान मिल रहे हैं, उन रुझानों में 140 में से 101 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी यूडीएफ, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, 102 सीटों पर यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ये आगे दिखाई पड़ रहा है। तो वो जीत का खाता खोल लिया है कांग्रेस ने। त्रिशूर और हरिपात सीट पर, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है। लेकिन बात हम लोग कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, और जी बिल्कुल पंकज, इसमें एक चीज और बताऊं, एक सेकेंड, इसमें त्रिशूर सीट पे दोनों सीटों पे जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बीजेपी अपनी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी बताती रही है। त्रिशूर में उनका एकमात्र सांसद आया है, तो इस मामले में बड़ा मार्जिन है वहां पर। रमेश चेन्निथला जो एक चीफ मिनिस्टर के चेहरे जो 3-4 है उसमें से एक है। जी, बड़े नेता हैं वहाँ के, और काफ़ी वोकल नेता है। तो ये वहाँ पर केरल में जो 2 सीटें जीत जहाँ पर घोषित हुई है, वो 2 सीटें गई हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में। लेकिन जो
असम में कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त एक निराशा हाथ लग रही है। हार ही नहीं हो रही है बल्कि पिछली बार से भी ज़्यादा खराब हार हो रही है और बीजेपी वहाँ जीत रही है। प्रशांत जी है और हमारे साथ शकील अख्तर साहब भी जुड़े हुए हैं। शकील जी, पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अब तो ये माना जाए कि नतीजे जो पश्चिम बंगाल के आ रहे हैं ये इसी तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात और कर लेते हैं हम लोग और आपसे ही मैं उसका जवाब जानना चाहूँगा। असम के जो नतीजे आ रहे हैं, 99 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है, 126 कुल सीटें हैं वहाँ, कांग्रेस पार्टी 25 सीट, जबकि ऐसा लग रहा था पिछले 6 महीनों के दौरान कि कांग्रेस पार्टी इस बार वहाँ जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ये यहाँ के नतीजे भी कुछ कुछ पश्चिम बंगाल जैसे माने जाएं या फिर यहाँ कांग्रेस की अपनी कोई रणनीतिक कमजोरी है उसको माना जाए, या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के प्रति लोगों का जो एक भरोसा देखा जाए? देखिए समीर जी, हिमंता के प्रति भरोसा तो बिल्कुल था ही नहीं। बीजेपी की जितने राज्यों में सरकार है उनमें अगर सबसे ज्यादा बदनाम भ्रष्टाचार के आरोप कहीं थे तो वह असम में ही थे। किसी और राज्य में इतने भ्रष्टाचार के आरोप कहीं नहीं थे। और आपने ठीक कहा कि 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहां लड़ रही है, लेकिन 1 महीने पहले कांग्रेस की तरफ से ये साफ हो गया था कि कांग्रेस वहां ठीक से चुनाव नहीं लड़ रही। वहां के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष गोगोई और जो इंचार्ज थे जितेंद्र सिंह गलवर, दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। बहुत सारे नेताओं की यहां से ड्यूटी लगी थी जो असम गए और वहां से जाके वो बताते रहे कि स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन हम उसको केश नहीं करा पाएंगे। जो हमारे बड़े नेता हैं वो इसके लिए जितनी कोशिश करना चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं। तो आप असम के रिजल्ट के बारे में कह सकते हैं कि असम का जो सारा क्रेडिट है वो कांग्रेस को है। वहां कांग्रेस अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाई और नतीजा यही हुआ। एक आपको बात बताते हैं जो हमने पहले भी लिखी, उसके बाद में भी लिखी और बोली भी। बड़े धूमधाम से खबर आई और लोगों ने चलाया कि प्रियंका गांधी को वहां स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। हमने पूछा कि स्क्रीनिंग कमेटी होती क्या है? छटाई बिनाई समिति। स्क्रीनिंग कमेटी में कोई महत्व रखती ही नहीं है। कोई बड़ा नेता आज तक स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना ही नहीं है किसी राज्य में। जो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से नाम आते हैं उम्मीदवारों के, उनकी वो छटाई करती है और एक पैनल बना के केंद्रीय चुनाव समिति को भेज देती है, सीईसी को। सीईसी ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, अंतिम उसके पास अधिकार होता है वो उम्मीदवार चयन का। लेकिन साहब शोर मचा रखा था। भाई आप आज तक प्रियंका गांधी को शायद 3 साल से ज्यादा हो गए उन्हें महामंत्री बनाए हुए बिना विभाग का, कोई जिम्मेदारी नहीं। और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए विपक्ष में हो, कमजोर स्थिति में हो, आपको बेवकूफ बनाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ मोदी जी को है। जो पावर में होता है वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है। जो विपक्ष में होता है, कमजोर होता है, वो लोगों को विश्वास में लेता है, बेवकूफ नहीं बनाता। आप बेवकूफ बना रहे थे कि साहब प्रियंका जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जो कि कुछ भी नहीं थी। प्रियंका ने फिर वहां ज्यादा प्रचार भी नहीं किया, हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष का प्रचार से कोई संबंध भी नहीं होता है। तो ये जो है, ये सब चीजों पे कहीं विचार करना पड़ेगा। 2014 का लोकसभा चुनाव हारे थे, 48 सीटें, सबसे कम आज तक की। और उस वक्त हमने लिखा था और यहां भी कहा था कि इस हार के बाद कांग्रेस में पत्ता भी नहीं खड़केगा। आज तक किसी को नहीं मालूम कि 2014 की हार पे कभी कोई बात करी, हरियाणा के चुनाव पे बात करी, महाराष्ट्र के चुनाव पे बात करी। और वो छोड़ दीजिए आप, अभी राज्यसभा में हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बिहार में की, उड़ीसा में की। क्या करा आपने? कोई मैसेज तो दो आप कम से कम। कहते हैं कि साहब मोदी की पूरी राजनीति मैसेजिंग के लिए है, बेवकूफ बनाने की है,
लेकिन सफल हो रही है। आप जो भी करो, उस सफलता जनता को चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा आ रही है, बहुत लड़ते हैं वो लड़ते राहुल भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल के मुकाबले लड़ाई कोई नहीं करता है, राहुल के मुकाबले मेहनत कोई नहीं करता है, मगर ये तो किसी को सोचना चाहिए कि उसके परिणाम। शकील सर, एक चीज मुझे ये बताइए कि जब चुनाव के नतीजे ऐसे ही आएंगे, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल का तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुझे या मेरी जिनसे भी बात हो रही थी, कोई इस नतीजे को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। और ये बात हमने 2021 में भी, हम पश्चिम बंगाल तब तो हम गए भी थे, नहीं था और वही नतीजे आए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टे आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो ठीक है कि विपक्षी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, सभी को हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक बार कि ये नहीं लड़ पा रहे हैं या नहीं कुछ कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव इस तरीके से बीजेपी जीतेगी तो ये कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी यूनाइट हो जाए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? तृणमूल कांग्रेस ने तो मेरी बात सुनिए, तृणमूल कांग्रेस ने तो चलिए विपक्षी वहां पर अकेले लड़ रही थी, कोई उसका गठबंधन नहीं था, लेकिन लड़ने के लेवल पर तो तृणमूल कांग्रेस तो उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई आक्रामक तरीके से लड़ सकता है चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से। क्या उसका नतीजा क्या रहा? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असम और बंगाल, यही बात हम कह रहे हैं, सरलीकृत नहीं करना चाहिए। असम अलग है, बंगाल अलग है, केरल अलग है। केरल में विपक्ष के दो दल ही आपस में लड़ रहे थे, गोदी मीडिया को कोई दिलचस्पी नहीं थी कौन जीतता है कौन हारता है, मोदी जी को भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बंगाल में इन्होंने रिजल्ट पहले से तय कर रखे थे, जरूरत भी नहीं थी चुनाव की, वैसे भी घोषणा कर सकते थे। बंगाल का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मोदी जी को हमने पहले भी बताया, एक जीत की और बंगाल जैसी जीत की जरूरत थी ताकि वो ये मैसेज दे सके कि जो ट्रंप मेरे खिलाफ बोलता है, जो अमेरिका मेरे खिलाफ बोलता है, जो मुझे यहाँ पे लोग कमजोर समझ रहे हैं, अरे देखो मेरी तो लोकप्रियता है, लोग तो मुझे पसंद कर रहे हैं। इसलिए उन्हें बंगाल जीत के दिखाना जरूरी था और उन्होंने किया। लेकिन हम इस जनरलाइज व्याख्या में नहीं बढ़ सकते कि अगर उन्होंने ये सोच ही रखा है तो हम क्या करें या विपक्ष क्या करें। उन्होंने सोच रखा है, 101% सोच रखा है मोदी जी ने कि देश के हर, बोला भी है मोदी जी ने, तो अमित शाह ने ही बोला है कि देश के हर राज्य में अपनी सरकार हम चाहते हैं और वो कोशिश करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यायपालिका, अरे शकील साहब, ये तो कोई भी पार्टी होगी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होगी, सभी चाहेगी कि हर राज्य में सरकार हो, तो ये आकांक्षा करना तो कोई नहीं। मेरा जो सवाल था, मैं वो कह रहा था कि जब वो तय ही कर लेंगे कि कोई राज्य 101 सीट 101% उनको जीतना है, उसके बाद पूरी मशीनरी उनके पास है, ईडी सीबीआई है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ लेंगे, फोड़ लेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसी स्थिति में विपक्ष बड़ी मेहनत ही कर लेगा तो करेगा क्या, उससे मिलेगा क्या उसको? हाँ, बता रहे जो आपने कहा कोई भी पार्टी हो वो यही सोचेगी, नहीं। मोदी जी की, बीजेपी की तो सभी राज्यों में अभी तक सरकार नहीं है, 12 साल हो गए। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी, हर राज्य में उसकी सरकारें थी और कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी के पास गए, कहने लगे हर राज्य में सरकारें हैं, मगर इस जेएनयू में हमें कोई पूछता नहीं है, हम हार जाते हैं बार बार। इंदिरा गांधी ने कहा कुछ जगह विपक्ष के लिए रहने दो, रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी के सिस्टम के खिलाफ है, ये तो लोकतंत्र के सिस्टम के खिलाफ है। इनकी विचारधारा में डेमोक्रेसी लोकतंत्र है ही नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने बंगाल सोच रखा था, हमने लिखा भी है, बोला भी है और बहुत सारे लोगों ने बोला है, कहा है हमने ही नहीं, कि बंगाल जीतने के लिए इन्होंने तय कर रखा है और बंगाल जीतेंगे। बंगाल कोई लोगों के वोटों से थोड़ी जीते जी। बंगाल के लोग मानने को तैयार नहीं है, देश के लोग मानने को तैयार नहीं है। ये तो चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने वाला है। मतगणना केंद्रों से ऐसी घोषणाएं पहले भी हुई हैं। बिहार के चुनाव में 2020 में ऐसी घोषणा हुई थी। 2020 में भी आरजेडी हारी नहीं थी, लेकिन घोषणा हुई थी। लेकिन अब क्या करना चाहिए? अब जो है विपक्ष को
इस बारे में विचार करना चाहिए। वही हम कहते हैं कि आपको बैठना तो पड़ेगा, आपको चर्चा तो करना पड़ेगी। हम यही कह रहे, राहुल मेहनत तो बहुत करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उसको स्ट्रेटेजी के तौर पे, रणनीति के तौर पे आपस में पार्टी के अंदर ही बैठ के और विपक्ष के सारे दलों से बैठ के अगर आप नहीं करोगे तो नुकसान होगा जी, बिल्कुल भारी नुकसान होगा। हाँ। क्योंकि अगला चुनाव जो है वो बहुत बड़े राज्य में होने वाला है, देश के सबसे बड़े राज्य में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में, और जहां आपकी स्थिति अच्छी है। एकदम सही आप तो कह रहे हैं। इसलिए लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि जब आप सरकार चाह ले और चुनाव कराने वाली मशीनरी चाह ले कि इसी को जिताना है, उसके आगे फिर आप लोकतांत्रिक तरीके से दूसरी ही लड़ाई लड़ पाएंगे। ये वोट वाली राजनीति नहीं। अब आपके वोट जो उसको पता लगा कि आपको ये वोट देने वाले हैं, उनका नाम ही हटा दिया, उनको वोट करने जाने से ही रोक दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी, आपको रात में जाकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी धमका रहे हैं, धमकाते हुए वीडियो आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तो फिर दूसरी रणनीति बनानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर एकजुटता विपक्ष को दिखानी होगी। हाँ जी शकील जी। समीर जी, इसी देश की जनता ने कई बार ये साबित किया है, ये मोदी जी की सरकार तो है क्या, अंग्रेजों की सरकार थी। 1920 असहयोग आंदोलन 100 साल से ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं है, आपको जनता के अंदर वो भावना है, आपके विपक्ष के कार्यकर्ताओं के अंदर वो भावना है, लेकिन वो नेतृत्व आपको देना पड़ेगा। गांधी जी ने वो नेतृत्व दिया था। गांधी और नेहरू को लोग क्यों याद करते हैं? वो गांधी और नेहरू का नेतृत्व था जी, गांधी और नेहरू का वो नेतृत्व था जिसने जो है, और उस वक्त हुआ क्या था कि ये जो अधिकारी हैं, ये जो कर्मचारी हैं, काम तो इन्हीं के द्वारा करवा रहे हो आप। बेईमानी बदमाशी मशीन खुद नहीं कर सकती, कोई भी ईवीएम भी नहीं कर सकती, फीड करना पड़ता है। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सरकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया था। आपको लोगों तक वो बात पहुंचाना पड़ेगी। 24 घंटे आपको लड़ना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। देखिए, आज की ये तारीख है, ये छोटी मोटी नहीं है, पहले चुनावों जैसी नहीं, बहुत अहम है। बंगाल बहुत अहम चुनाव है। बंगाल आखिरी कील है लोकतंत्र के ताबूत में। लोकतंत्र का ताबूत इन्होंने बंद कर दिया, दफन करने की तैयारी कर रहे हैं लोकतंत्र को। ये तो वही तो अगर आज नहीं जागे तो... हाँ शकील सर, सबसे यही बात है कि आखिर इस बात को आपको जनता को बताना भी तो पड़ेगा कि लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। जनता को जब तक आप नहीं समझा पाएंगे तो कोई उससे फायदा होगा नहीं। जनता को समझाने के लिए आपने इतिहास के तमाम आंदोलनों के उदाहरण दिए, उसके लिए वो काम करना पड़ेगा। और लगता नहीं है कि उस तरह का काम कोई हो रहा है या उसकी कोई एक जिज्ञासा दिखाई भी पड़ रही है विपक्ष के भीतर। तो फिर लड़ने का तरीका है क्या प्रशांत जी? किस तरीके से फिर पब्लिक को समझाया जाए कि ये देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो पहले ही बता देता है, पहले ही तय कर देता है कि ये पॉइंट है जिनके आधार पर बीजेपी जीत गई है, जबकि उसको भी पता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कितना बड़ा जनाधार है। सब कुछ पता है, और कितना बड़ा जनाधार है ये हम जानेंगे। प्रफुल्ल जी जुड़ गए हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हम लोगों के साथ कोलकाता से। पहले प्रशांत जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जनता को कैसे समझाए विपक्ष कि क्या कुछ हो रहा है। जनता तो अभी यही समझ रही है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो एंटी इनकम्बेंसी थी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। और मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी। हाँ, तो जनता और विपक्ष एक ही नाव पे सवार है, दोनों बराबर के भुक्तभोगी हैं इस वक्त। और ये मैं थोड़ा सा निराश करूंगा बहुत से लोगों को अगर मैं कहूंगा कि मैं किसी विपक्षी पार्टी को इसका दोष नहीं दूंगा, मैं इसका दोष जनता को भी नहीं दूंगा। फिलहाल ये चीजें तय हो गई थी, बड़ी ये जो है ऐसी ऐतिहासिक स्थिति है। और आज का लाइव काउंटिंग शुरू होने के पहले सुबह 6 बजे मैंने ये कहा था कि बंगाल का चुनाव तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा। और आज जब हम 1:45 बजे ये बात कर रहे हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र का भविष्य क्या है। तो लोग कहते हैं कि साहब विपक्ष सड़कों पे नहीं आता। ममता बनर्जी कहाँ थी?
ममता बनर्जी से ज्यादा अग्रेसिव लड़ाई कौन लड़ सकता था? हाँ, वो तो मुख्यमंत्री तो रहते हुए भी सड़क पे उतर आई और कह रही थी कि हम तो चुनाव आयोग के सामने धरना देंगे, बैठ जाएंगे। जी, तो ममता बनर्जी सड़क पे थी। राहुल गांधी दुनिया में कहीं नहीं हुआ, भारत के इतिहास में नहीं हुआ कभी आजादी के बाद के, कि ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं पूरा देश घूम चुके हो। तो इससे ज्यादा बड़ा सड़क पे कौन उतरेगा? तो सड़क पे उतरने की बात नहीं है। बात यह है कि देखिए, पूरे देश को सोचना होगा, खासकर विपक्षी पार्टियों को और सिविल सोसाइटी को, जो भी लोग हैं, पत्रकार हैं, जो भी लोग हैं। जब राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को लेके घूम रहे थे और 2024 के लोकसभा के चुनाव आए, नतीजे आए और बीजेपी 240 पे रुक गई, कांग्रेस 99 पे पहुंच गई, तभी ये तय हो गया था कि बंगाल में ये करना है। तभी ये तय हो गया था। उसके बाद के आप देखिए इंस्टीट्यूशंस के रवैया, तो इस देश का जो बहुत बहुसंख्यक जो सिस्टम के अंदर जो बहुसंख्यक है, यानी हिंदू अपर कास्ट, जो जातिवादी हिंदू है, उसने ये तय कर लिया है कि उसको संविधान नहीं चाहिए। और उसने ये भी तय किया हुआ है कि संविधान को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी से करवाना है उसको। तो उसको पूरी तरीके से ताकत दी जाती है। मुझे बहुत हैरत नहीं होती जब अगर जस्टिस बागची कहते हैं कि अगर कुछ लोगों के नाम कटे हैं तो ये परमानेंट डिलीशन नहीं है, अगले चुनाव में फिर वोट दे देंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मैरी एंटोनियोट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। ये वैसी ही बात है। डेमोक्रेसी सस्पेंशन नहीं, डेमोक्रेसी को सस्पेंड नहीं कर सकते आप, वोटिंग राइट को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा सैक्रोसेंट राइट है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से ये बातें आ रही हैं कि जी इस बार नहीं अगली बार वोट दे देंगे, तो ये कोई बहुत कैजुअल बातचीत नहीं है। ये एक इंटेंट दिखाता है सिस्टम में बैठे लोगों का कि उनको क्या चाहिए। अब आपका सवाल है कि जी लड़ाई कैसे हो, तो लड़ाई का सबसे बड़ा जो पहला जो मंजिल होनी चाहिए, मैं बहुत एडवाइस नहीं करूंगा किसी विपक्षी पार्टियों को, लेकिन जो पहली मंजिल जो लगातार मैं बात करता आ रहा हूं और फिर कह रहा हूं कि पहला माइलस्टोन विपक्ष के सामने ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि डेमोक्रेसी को रिक्लेम करना है, संविधानवाद को वापस लाना है, भारत के संविधान को जीवित करना है, लेटर एंड स्पिरिट। उसमें सामने जो भी संस्थाएं आप उनको मत बख्शें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी संविधान को लागू करने की और संविधान का उल्लंघन ना हो उसको देखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में खरा नहीं उतर रहा है। तो कौन उसको आईना दिखाएगा? क्या ये पवित्र गायें हैं जिनको हम कुछ नहीं कह सकते? ऐसा नहीं है। तो सिस्टम में बैठे लोगों ने कुछ चीजें तय कर ली हैं। तो अब अगर जिसको जो भी संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेसी को मानता है, उसको भी कुछ चीजें तय करनी होंगी। इस लंबी लड़ाई में पहला जो माइलस्टोन होना चाहिए विपक्षी पार्टियों का, और जो नहीं है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि लगातार ये बात करता हूं कि पहला माइलस्टोन ये होना चाहिए कि मीडिया को ठीक करो। और ये बात कोई मैं बीजेपी की सरकार आने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बात कर रहा हूं। जब टीआरपी सिस्टम आया तब भी ये बात कर रहा था कि मीडिया को ठीक करने के लिए कानून बनाओ। वो तब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कानून नहीं बनाए। और अब सब जब मीडिया के आप भुक्तभोगी हैं तो आप ये बंगाल में होगा, असम में होगा, सब जगह होगा। ये जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष सड़कों पर नहीं उतरता। सड़क पर उतर जाओ, उसको दिखाएगा कौन? तो जब तक आप पहली लड़ाई तो इस मीडिया से जीतनी पड़ेगी विपक्ष को।
प्रसाद जी, मैं थोड़ा सा इस मामले में आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप सड़क पर उतर जाएंगे तो आपको कोई दिखाएगा नहीं, कहीं तो आप दिखेंगे। सोशल मीडिया के ज़माने में किसी को आप रोक नहीं पाएंगे। आप ये देखिए, किसान उतरे, किसानों को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया खुद ही एक तरीके से नकारा हो गया, लोग उसको देखना बंद कर दिए उसके बाद से। लेकिन जिस मीडिया ने दिखाया राहुल गांधी की यात्रा रही, राहुल गांधी की यात्रा को मीडिया ने, लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ठीक है, किसी मीडिया ने कम दिखाया होगा ज़्यादा, लेकिन मजबूर होकर उनको भी दिखाना पड़ेगा। तो जनता जब सड़कों पर उतरेगी, लोग सड़कों पर उतरेंगे आंदोलन के लिए, तो पब्लिक को ये महसूस होगा कि इतने सारे लोग क्यों उतर रहे हैं, और उस मीडिया को दिखाना भी पड़ेगा, चाहे किसी रूप में दिखाए। जितनी बड़ी वो यात्रा थी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया, वो मान सकते हैं आपको मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। बहुत ही, मैं मीडिया को फॉलो करता हूँ, हर तरफ की मीडिया को फॉलो करता हूँ। डीबी लाइव की बात को जाने दीजिए, अपवाद है। मैं तो सेकुलर मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिसको सेकुलर मीडिया कहा जाता है, डिजिटल मीडिया। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि सेकुलर मीडिया है, उन्होंने भी राहुल गांधी की पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का बायकॉट किया था, 1 इंच नहीं लिखा था। तो सवाल ये है कि ये मीडिया को आप, उनकी मंशा क्या है? नहीं सर, मैं दूसरी बात आपको से कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अगर तय कर ले, 2-4 मीडिया या सारे लोग कर लें कि किसी को नहीं दिखाना है, और वो कोई आदमी है, वर्ग है, कोई क्लास है, राजनीतिक दल है, वो सड़क पर उतरा हुआ है, तो बिना दिखाए नहीं रहेगा। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वो लोगों को दिख जाएगा कि ये ज़मीन पर उतर कर काम कर रहा है। अब आप ये बताइए कि अभी नोएडा में मजदूरों का संघर्ष हुआ, बहुत दिनों तक दबाए रखा गया, लेकिन क्या वो संघर्ष, उनका वो आंदोलन मीडिया में आया नहीं? ठीक है, वो वायलेंस होने के बाद आया, मजबूरी में आया, लेकिन लोगों को पता तो चला कि इतनी बड़ी संख्या में हजारों लाखों श्रमिक जो है वो नोएडा, गाजियाबाद में सड़कों पर उतरे थे, फरीदाबाद और गुड़गांव में। आप दिन भर दिखाइए, रात में वो हिंदू मुसलमान करेंगे। ब्रॉडकास्ट मीडिया का जो पेनिट्रेशन है, हम आप जानते हैं। तो सवाल यह है, और केवल ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं, अखबार, अंग्रेजी का अखबार। मुझे एक कॉलमनिस्ट का नाम बता दीजिए समीर जी, आप लोग तो पढ़ते लिखते हैं बहुत मुझसे ज्यादा। एक अंग्रेजी के कॉलमनिस्ट का नाम बता दीजिए जिसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कॉलम लिखा हो, बल्कि क्रिटिकल कॉलम लिखे। वो लोग जो सेकुलर माने जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो सवाल यह है कि अब विपक्षी पार्टियों को पहला काम ये करना है कि मीडिया की स्ट्रेटजी बनानी। हमारे साथ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि चंद्रशेखर की यात्रा थी। चंद्रशेखर की यात्रा राहुल गांधी की यात्रा की आधी भी नहीं थी। रोज अखबार के फ्रंट पेज पे, तब टीवी मीडिया नहीं था, रोज अखबार के फ्रंट पेज पे छपता था फोटो के साथ, क्या चंद्रशेखर यहां पहुंचे, आज उन्होंने ये कहा, आज उन्होंने वो कहा। तो वीपी सिंह इसी इंडिया टुडे या प्रोब इंडिया या माया या तमाम सारी उस वक्त की मैगजीन थी, उस वक्त का बड़ा मीडिया वही था कि कम से कम 1 दर्जन कवर स्टोरी छापी होगी। किसने छापी कवर स्टोरी स्टालिन के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, तेजस्वी के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में? नहीं। तो अपोजिशन को पहला काम ये करना है, पहला काम, कि इस कम्युनिकेशन को ठीक करना है अपना। कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि प्रवक्ता आए और उनको 1000 रिट्वीट मिल जाए, ट्विटर पे वीडियो डाल दें। नहीं, जब तक आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं लिख रहे हैं, जब तक आपको ब्रॉडकास्ट मीडिया का आप इलाज नहीं कर रहे हैं। दुनिया में देखा है हमने, रवांडा में क्या हुआ था। तो ये मीडिया जो है इस वक्त, ये रवांडा मीडिया बन चुका है। अगर विपक्ष उसको जो है वो इग्नोर करेगा तो इससे भी बुरे नतीजे आएंगे। अभी तो चुनाव में हार जीत हो रही है, जेनोसाइड होगा। आप देखिए ना कि 2 बड़े राज्य हैं, आखिरी बात कह रहा हूं, 2 बड़े राज्य हैं। मुझे तो ये लगता है, मैं जहां तक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपना कम्युनिकेशन तो ठीक करना होगा, लेकिन कम से कम
जो मीडिया विपक्ष को इतना इग्नोर कर रहा है तो सबसे पहले तो उस मीडिया को इग्नोर करना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसी मीडिया पर गाली खाने के लिए, जलील होने के लिए विपक्षी दलों के नेता जाते रहते हैं और रोज वही काम होता है वहां पर। आप सही कह रहे हैं कि यहाँ मुद्दा कुछ और चल रहा है, शाम को हिंदू मुसलमान पर बहस हो जा रही है। खैर अब कितना उसको वही है जी, बात समीर जी वही है कि आप वहां जाके बैठते हैं, उनको उस मीडिया को आपकी जरूरत है, उसको उस गेम को खेलने के लिए चाहिए ना प्लेयर दूसरा, अपना गेम खेलने के लिए। तो ये कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को देखना होगा कि मीडिया को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि मीडिया की पॉलिसी उनकी क्या है। जब तक मीडिया की पॉलिसी ठीक नहीं होगी आप इस स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं, इससे भी खराब नतीजे आएंगे। दुनिया में हमने देखा है कि कैसे नतीजे आए हैं जी। अब नतीजे हम लोग देख रहे हैं, अब 100-200 सीटों पर की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी और 100 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के पास 94 सीटें हैं रुझान में और 194 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रफुल्ल कोलख्यान जी कोलकाता में है इस समय, आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या रिएक्शन है वहां पर इस जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, और इसको लेकर बीजेपी की भी रिएक्शन जानना चाहूंगा और तृणमूल कांग्रेस की भी रिएक्शन जानना चाहूंगा। लग रहे हैं अभी लोग प्रतिक्रिया दे जी, अभी लोग चीजों, मेरी आवाज आ रही है ना सर? अभी लोग चीजों को देख परख रहे हैं, अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी तो ये शौक की तरह है, जिसको बोलते हैं आघात की तरह है। इस आघात से लोग उभरेंगे तब बात करेंगे। देखिए अभी मीडिया की बात हो रही थी। देखिए जब कभी भी वर्तमान को जब कभी भी चोट लगती है ना, तो वर्तमान से भागता है, या तो अतीत की तरफ भागता है या भविष्य की तरफ भागता है, या कभी अतीत कभी भविष्य की यात्रा करता है। मैं थोड़ा वर्तमान की बात कर लूं, जो मीडिया की हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए इंफोटेनमेंट का जमाना आ गया, हर चीज इंफॉर्मेशन जो है अंत में मनोरंजन में कन्वर्ट हो जाती है। और जितनी भी सूचना हो, सूचना का अर्थ ही होता है जो चुभे, जो चुभ जाए। यहाँ पर पंकज चतुर्वेदी जी हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि सूच्य शैली जो होती है, सूचना का अर्थ ही होता है सुइया घुसाना, जहाँ हल्की सी आपको बिट्ठू काट लेना या इशारा कर देना जिससे आपको पता चले। सूचना का मतलब ये होता है। उसमें मनोरंजन से अधिक तत्व ये होता है कि आने वाले होगा क्या, कोई कष्ट है, कोई संकट है, कोई बात है, तो जमाना आ गया सूच रंजन, मैं कहता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं इसे इंफोटेनमेंट। बहुत पहले ये बात चली थी, आज से 15-20 साल पहले जब मीडिया का कैरेक्टर चेंज हो रहा था, उस समय में ये बात चलती थी। आजकल विमर्श में नहीं है। आजकल विमर्श में तो सब भर से मीडिया भी नहीं है। वो मीडिया पहले जो हुआ करती थी, जो तमाम चीजों को अपने ढंग से तोड़ देती थी, बदल देती थी, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देती थी, जनता को मोबिलाइज करती थी और इंफॉर्मेशन से लोगों को इनरिच करती थी। अब मीडिया इनरिच नहीं करती है, इंटरटेन करती है। अब इंटरटेन करती है, हम लोग जो भी बहस करते रहते हैं वो एक गंभीर बात पे नहीं बदल करके वो एक ठट्ठा हो जाती है। और हम लोग तो समाचार तो उसका एक प्रकार है, वहां पर सूचना देने के लिए और समाज के मनोविज्ञान और मनस्थिति को बनाने के लिए और भी दूसरे बहुत सारे माध्यम हैं जो शक्ति संपन्न। हमारे यहाँ पर क्या है कि हर आदमी के लिए हर दृश्य उपलब्ध करा दिया गया है। आप वर्चुअली हम उसको ये करते हैं। अभी जिसकी बात करेंगे कुछ दिन के बाद, लोग प्रशांत सर जानते हैं, आप तमाम लोग भी जानते हैं कि इसमें कोई क्लास कॉन्शसनेस नहीं रह गया है कि हम वो देखते हैं तो तमाम विज्ञापन है, जो एक दिन का, जो 15 मिनट का विज्ञापन है, और उसमें जो सामान, जरूरी सामान है घर का भी, उसको खरीदने की कैपेसिटी जिन लोगों में नहीं होती है, वो भी उसके विज्ञापन को देखते हैं और आनंदित होते हैं। जो विज्ञापन हमारे किसी काम के नहीं होते वो भी हम देखते हैं। हमारे ज्ञान का साधन आजकल विज्ञापन हो गया है, हमारे ज्ञान का साधन आजकल व्हाट्सएप हो गया है, हमारे सूचना का साधन असल में वो हो गया है जिसके पास खुद कोई सूचना नहीं है। ऐसे में जो विमर्श की जो स्थिति बनेगी, जो पॉलिटिकल, जब तक लोगों को अपने ऊपर चोट नहीं पड़ेगी तब तक लोग खबरों को अपने उस ढंग से पढ़ेंगे ही नहीं। आजकल खबरों की सीमा ये हो गई है, या तो मेरी खबर है तो खबर है, और मेरी खबर नहीं है तो मेरी खबर नहीं है। जो कलेक्टिव सिचुएशंस है उसको काफी बदल दिया गया है। और सरकार जब इस बात को कोशिश कर रही थी, अभी आप नोएडा के मजदूर आंदोलन की बात बोल रहे थे, उसके बाद वो क्या हुआ,
जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को चुनौती दी गई, उसके उसमें जो पार्टिसिपेंट थे उनको आतंकवादी और क्या क्या करके जेल में ठूस दिया गया। फिर मीडिया ने उस पर क्या किया? मीडिया ने उसको कवर किया, उसका पीछा किया, फॉलो किया कि नहीं ये वो लोग नहीं है जो मीडिया बता रहा है, जो लोगों को सूचनाएं दी जा रही है। तो हमारी स्थिति तो ये है कि हम जनता की जो ताकत है उसको उसका इस्तेमाल जनता के खिलाफ ही करने की में मीडिया भी व्यस्त है। और दूसरी बात जो पूंजी है उसका, अगर आजादी के आंदोलन के दौरान मीडिया की भूमिका को हम याद करें तो पता चलेगा कि स्टेट्समैन क्या लिखता था और आज क्या लिखता था। आजकल आज की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उस जमाने में आज के लोग चर्चा करते हैं तो उस समय में स्टेट्समैन अलग लिखता था, आज अलग लिखता था। लेकिन जनता को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी समझदारी में कि आज जो है सो हमारा अखबार है और स्टेट्समैन हमारा अखबार नहीं है, ये अखबार उनका है। उस जमाने में लोग साहस के साथ कह सकते थे कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यहाँ तो अखबार ही मुकाबिल हो गया, तो अब क्या निकालें? अब अखबार पर भी उनका ही कब्जा है, तोप पर भी उनका ही कब्जा है। इसीलिए पब्लिक मीडिया जो है, पब्लिक मीडिया का घनघोर अभाव है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन कोई पब्लिक मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया को पब्लिक मीडिया में कन्वर्ट होना होगा, अपने कंसर्न को कंसिस्टेंसी उसकी बनाए रखनी होगी। और जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये समझना होगा। उस जमाने में जनता ठीक समझ जाती थी कि हमारी मीडिया कौन है, और पॉलिटिकल पार्टी भी समझ जाती थी। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज भी ये नहीं समझ पाती है कि उसकी मीडिया कौन है, उसकी मीडिया कौन है, उनको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप ठीक ही सवाल उठा रहे थे कि वहां उनके प्रवक्ता चले जाएंगे, 1 मिनट का समय उनको मिलेगा नहीं, वो झुंझलाते रहेंगे, बार बार उस पर आरोप लगाएंगे, उससे डिमांड करेंगे और उस मीडिया के सामने गिरगिराना, उस मीडिया के सामने समय मांगना, उस मीडिया के सामने उसके अनुशासन में फंसना। असल में उसी शक्ति के अनुशासन में फंसना है जिसके खिलाफ लड़ाई होती है। हम जिसके खिलाफ लड़ने जाते हैं उसी के अनुशासन में फंसकर उससे बहस करना चाहते हैं। रघुवीर साहब ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी थी, अगर मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वही शास्त्रार्थ जीतेगा जो शास्त्रार्थ नहीं करेगा, वही असल कम्युनिकेटर होगा जो कम्युनिकेशन के आपके कम्युनिकेशन के जाल में नहीं फंसेगा। अगर मैं आपके यहाँ भी बोलता हूं और वहां भी बोलता हूं तो मैं जनता के साथ छल कर रहा हूं, कुछ नहीं, अपनी छवि चमका रहा हूं और अपने दूसरी तरह की चीज ला रहा हूं। अगर मीडिया के लोग उनकी सैलरी देखिए, वहां पर जो लोग उनके साथ हैं उनकी सैलरी कितना गुना, और उसमें मैं क्या बताऊं, और वो सब हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। उस मीडिया में अच्छा करने वाले लोगों को किस प्रकार से, या अच्छा करने के अपने मीडिया के पत्रकारिता के निरपेक्ष कर्तव्य को निभाने की कोशिश करने वालों के साथ सरकारी झूठ का पीछा करते हुए उसके सामने उसका मुकाबला मुठभेड़ सच से करवा देने वाले पत्रकारों के साथ क्या हुआ, और समाज उनके साथ खड़ा नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति है। इसलिए मीडिया की भूमिका के साथ साथ हमें यह देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने आत्म संगठन के पहले उसको अपनी मीडिया की पहचान करनी होगी और उस मीडिया को जनता के साथ, जनता के समक्ष ले जानी होगी। उस मीडिया के लिए उसकी रक्षा करनी होगी। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे जितने नेता थे सभी संपादक थे, हमारे जितने नेता थे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। प्रशांत जी भी वही चिंता जता रहे हैं कि आखिर एक मीडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि आप जो कुछ करेंगे कम से कम वो लोगों तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए भी एक प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके लिए भी काम करना है। और किसको करना है? उन्हीं लोगों को करना है जिनको अपनी बात पहुंचानी है वहाँ तक। वो कैसे करेंगे? वो अगर उसी मीडिया को जो उनको इग्नोर कर रहा है, उनको दुत्कार रहा है, अगर उसी मीडिया के पास जाने के लिए लालायित रहेंगे तब तो फिर कुछ होना ही नहीं है। और वही चीज़ अभी तक हम लोग लगातार देख रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ, मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ मीडिया का बहिष्कार किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, लेकिन कुछ दिन तक वो बहिष्कार रहता है, उसके बाद फिर सब जाते आते दिखाई पड़ते हैं और उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। हाँ, एक बार ज़रूर मुझे दिखा था, अब कब हुआ था मैं नहीं, अभी 2-4 साल पहले की बात है, कि एक विपक्ष के नेताओं ने बिल्कुल उस मीडिया का बहिष्कार करने की बात कर ली, फिर नहीं गए, काफ़ी दिनों तक नहीं गए, और तब उस मीडिया की एक कह लीजिए कि बेचारगी देखने को मिली थी कि तमाम लोगों को कि ये कांग्रेस समर्थक व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे फेक लोगों को बैठाना पड़ गया कि ये कांग्रेस समर्थक, उनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है।
सपा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको उनके समर्थक बनाकर बैठाया जाने लगा तो उसका असर दिखाई पड़ा। लेकिन यही है कि उसके लिए आपको बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और सड़क पर उतरना, त्याग करना, ये सारी चीज़ें एक केवल कह देने भर से नहीं, बड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जयशंकर जी, क्या लगता है आपको? मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। जी कंप्लीट कर दीजिए सर। ये कह रहा था कि उस समय में हमारे जितने भी बड़े नेता थे सब संपादक भी थे। गांधी जी भी संपादक थे, बड़े साहित्यकार संपादक थे, प्रेमचंद संपादक थे, जवाहरलाल नेहरू संपादक थे। आज नेशनल हेराल्ड क्यों फंसा है? आज हम लोग हर कोई नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड की भूमिका की बात जनता को अभी भी नहीं पता है वो क्यों छपा था। और जिसका नवजीवन है, अब तमाम तरह की चीजें हैं, हरिजन है, पत्रिकाएं निकालती थी। सवाल यह है कि आपने मीडिया का बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन बहिष्कार दवा नहीं है। गांधी जी ने किसी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया था, लेकिन वो जानते थे कि जो मीडिया है वो मेरे लिए अपर्याप्त है, इसीलिए बिना बहिष्कार के लिए करने के बजाय उन्होंने अपनी मीडिया बनाई थी। इन लोगों ने, जिन लोगों ने मीडिया का बहिष्कार किया था, उन लोगों ने अपनी कोई मीडिया नहीं बनाई, मीडिया पर्सन को नहीं बनाई। आप जिनकी बात करते हैं, जिसका सत्ता का लाभ जो लोग उठाएंगे, वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। विपत्ति की किसी घड़ी में और दुख की किसी घड़ी में उनको हमारे साथ वो तादाद में ही नहीं कर पाते हैं। वे भी हमें उतना ही निकृष्ट समझते हैं जितना कि सत्ताधारी लोग समझते हैं। और उनके लिए तो असल में हमारे जो हम एक ऑर्फन एटीट्यूड के जो शिकार हो गए हैं, हम लोग सूखे पत्ते की तरह हैं। तो इस बात को समझना होगा उन लोगों को जिनको लोकतंत्र बचाना है। और लोकतंत्र बचाने के नाम पर एक समाज का एक वर्ग होता है, इसको लोकतंत्र बचाने के नाम पर भूखे पेट रहना होता है, कांटों में घसीटना होता है, मरना होता है। और दूसरे लोग होते हैं जो लोकतंत्र की चिंता करते हैं, उसके बाद उनको सत्ता मिल जाती है। लोग चुनाव से या राजनीति से दो बातें होती है, सत्ता को, पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को तो लोकतंत्र मिल जाता है, उनको तो सत्ता मिल जाती है, लेकिन आम आदमी को उसका लोकतंत्र नहीं मिलता है। हमें हमारा लोकतंत्र मिले, आप अपनी सत्ता संभालो। ये अगर नहीं कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन वही है कि अब इन सारी चीज़ों को करे कौन, और सड़क पर उतरना होगा, गिरफ्तारी देनी होगी आपके खिलाफ मुकदमे। यहाँ आपके खिलाफ आपको पता है कि उस मुकदमे में कोई दम नहीं है, लेकिन आप उसके लिए ज़मानत लेने के लिए आप भागते फिरते हैं। आपको जेल जाने से डर क्यों लग रहा है? अभी ताज़ा तरीन हम लोगों ने उदाहरण देखे हैं। तो नेताओं को अगर राजनीति में रहते हुए अगर जेल जाने से डर लगेगा तो फिर वो क्या राजनीति करेंगे? और लेकिन ये है कि जब एक अलग तरीके से कोई तंत्र काम कर रहा है इसी सिस्टम में, इसी व्यवस्था में, तो आपको अपने लड़ने की रणनीति भी उसी तरह से बनानी होगी। जयशंकर जी, आपने तो काफ़ी लंबा देखा है, आपने समय भी देखा है, बहुत सारे बदलाव भी देखे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी देखे हैं, कवर भी किए हैं। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इन सारी परिस्थितियों में कि विपक्ष किस तरीके से इस सरकार से, इस सत्ता से लड़ पाएगा? लड़ाई लड़ी गई जो 2024 में, हम लोगों ने उसका फर्क भी देखा, असर भी देखा है। और बीजेपी यूं ही नहीं, नारा वहां भी 400 पार का दिया गया था और संसद में कह दिया था प्रधानमंत्री ने कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाए, नज़दीक तक नहीं पहुंच पाए। तो आखिर उस समय का विपक्ष जनता को यह समझाने में कामयाब रहा कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी। उसने बताया कि आप संविधान खतरे में है और ये आपकी डर दिखा रहे हैं कि आपकी हर चीज़ छीन लेंगे। वास्तविकता यह है कि आए आपसे संविधान ही छीन लेना चाहते हैं। पब्लिक के भीतर गई वो बात। तो आखिर उस तरह का नैरेटिव सेट करने में क्यों विफल हो रहा है विपक्ष? या फिर इसको पूरी तरीके से मान लिया जाए कि ये पूरी की पूरी मशीनरी ही खास जगहों को टारगेट करके चुनाव जिता रही है? नहीं समीर, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, इसके पहले भी मुझे लगता है शायद बिहार विधानसभा के जब नतीजे आ रहे थे तो उस समय भी हमने यही कहा था कि भाई अब इस देश में चुनाव तो इसी तरह से होंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी की अन्य जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको जिताने की पूरी भूमिका में जुटे रहेंगे। अब उनकी काट करने का आपके पास कुछ है इंतजाम तो आप करिए, या नहीं तो फिर चुनाव हारने के बाद विधवा विलाप करिए बैठ कर के हम आंसू बहाएं कि साहब ये नहीं हुआ है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। वो तो होगा, वो तो होने को उनका काम है। वो बीजेपी एक मिशन मोड में है, अपने ढंग से वो अध्ययन करती रहती है, शोध करती रहती है और उसके हिसाब से अपना वो काम करती है। अब बार बार होता है कि संघर्ष संघर्ष संघर्ष। भाई आप बताइए कि कितने संघर्ष किया है विपक्ष ने?
कितने विपक्ष के नेता जेल गए हैं। जेल तो जाते हैं तो ईडी और सीबीआई के कारण जाते हैं। हाँ। लेकिन संघर्ष करके जंतर मंतर पर या पटना के गांधी मैदान में या कलकत्ता के राइटर्स के पास जो है संघर्ष करते तो कोई जेल नहीं जाते हुए दिखाई दिया हमको। और दूसरी बात है कि मीडिया के बारे में, और जब गए हैं, जैसे अभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जब गए तो दिखाई पड़ा भी ना। हाँ। उसको कौन मीडिया का रोक पाया उस चीज को दिखाने से? सवाल ही नहीं। देखिए वो नहीं कर सकते आप, वो रोक मीडिया चाह करके। देखिए मीडिया में गुणात्मक परिवर्तन आया है खास तौर से 1980 के बाद के दशक में। एक तो जब मंदिर मस्जिद का मामला आया तो बहुत सारे पत्रकार हमारे राम सेवक कार सेवक हो गए। फिर मंडल का जो संघर्ष हुआ, मंडल रिपोर्ट लागू हुई, उसके विपक्ष में जो आंदोलन खड़ा हुआ, तो उस समय बहुत सारे सवर्ण हिंदू और इसमें बंट गई, सवर्ण मीडिया और इस मीडिया में बंट गई थी मीडिया। और इसके बाद जो मोदी काल आया हुआ है तो इन्होंने तो पत्रकारों को छोड़ दीजिए, वो मालिकों को ही खरीद ले रहे हैं। और मालिकों को ही खरीद या धमका ले रहे हैं, जैसा भी हो, या नहीं तैयार हो रहा है तो फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन को ही खरीद ले रहे हैं। भाई अडानी ने देखिए ना कितने चैनल उसके पास हो गए, कितने अखबार उसके पास हो गए, अंबानी के पास हो गए कितने, तो अब तो वही लोग संचालित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक वैकल्पिक मीडिया तो तैयार करना होगा। अब मान लीजिए कांग्रेस का अखबार रहा है नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ और ये क्या बोलते हैं नवजीवन, आज भी किसी रूप में निकलता है, लेकिन कौन उसको पढ़ता जानता है। कुछ लोगों की वहाँ पे नौकरी चल रही है, खाने पीने का व्यवस्था इंतजाम हो गया है, लेकिन उस अखबार को कहीं आपने देखा है क्या? कहीं सड़क पर, चौराहे पर या किसी के हाथ में हमने तो आज तक नहीं देखा है। या आज भी देखिए, आज भी जो मीडिया है, जो मीडिया बीजेपी का अंदर से बीजेपी का साथी है, जो पत्रकार पूरी तरह से, चाहे वो जातिगत कारणों से, धार्मिक कारणों से हो, भाजपा आरएसएस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के वही प्रिय हैं। आप जाके उठा के देख लीजिए, लिस्ट उठा कर देख लीजिए, ये आईसीसी कवर करने वाले पत्रकार जो सो कॉल्ड क्लोज हैं कांग्रेस नेताओं के, उनकी आस्था कहाँ पे है? निजी बातचीत में वो लोग क्या बातें करते हैं? तो वो एक चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं भाजपा की, आरएसएस की रणनीति को समझने की कोशिश करनी होगी और उसके हिसाब से ही आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। अब राजनीति का तौर तरीका बहुत बदल रहा है। अब देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु में दशकों से डीएमके एडीएमके की राजनीति चल रही थी, द्रविड़ राजनीति चल रही थी, लेकिन अचानक एक नई ताकत इमर्ज कर गई विजय के नेतृत्व में, जो टीवीके बन करके आई है। भाई जब पहले दिन उसकी रैली हुई, इतनी बड़ी भगदड़ मची और कई लोग मरे, उसी दिन समझ में आ गया था कि तमिलनाडु में कुछ और होने वाला है। और सच बात यह है कि हम भी तमिलनाडु गए थे, बीच में एक दो बार गए थे, वहाँ लग रहा था कि लोग अब आज ही जा रहे हैं डीएमके और एडीएमके की राजनीति से, जो फ्रीबीज बांट करके, तो जनता को कभी टेलीविज़न बांट दिया, कभी कुछ बांट दिया, कभी फ़ोन बांट दिए, कभी पैसे दे दिए। लेकिन इनके नेता तो बहुत ही धनवान और धनाढ्य होते चले गए, चाहे वो डीएमके के हों चाहे एडीएमके के हों। तो लोग चाहते थे कि कोई तीसरी ताकत इमर्ज करके आए और उसको लोगों ने पसंद कर लिया। तो हाँ, लेकिन फ्रीबीज की बात करें तो इनकी पार्टी ने तो 8 ग्राम सोना और 6 सिलेंडर और 2500 फ्रीबीज बांटने में कोई कमी तो इन्होंने भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन यह है कि हाँ, वहाँ की बदलाव टीवीके ने नहीं दिया, विजय की पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके प्रति एक अलग ढंग का एक रुझान निकल के आया कि लोग चाहते थे कि कुछ तीसरा विकल्प निकल करके आए, सामने आए। उसी तरह से देखिए बंगाल में भी था, बंगाल में ममता बनर्जी लड़ रही थी, लेकिन करप्शन के मामले तो उनके ऊपर भी लगे ही रहते। जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, सिंडिकेट उनका भी वही पहले वाला लेफ्ट वाला जो सिंडिकेट था, उनका वही सिंडिकेट इनके नेतृत्व में भी काम कर रहा था। तो वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन सीधी सी बात है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहा है, उसमें वो लगातार कामयाब हो रहे हैं। आप देखिए, आपने कहा ना कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ताओं ने जिस ढंग से असम में भी जो रोल प्ले किया, ऐसे गैरजिम्मेदार आरोप लगाए जिसके आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो वहाँ के लोगों में उस पर भी चोट लगी ना। वहाँ के लोगों को इस पर भी लगा कि इस तरह की उलझुल बातें, उलझुल आरोप लगा रहे हैं। इतने 3 देशों के 4 देशों के पासपोर्ट हैं, भाई आप एम्बेसी से पता कर लेते, अपने सोर्सेज से, उन देशों से पता कर लेते कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है क्या कि जिसके पास 4-4 या 5-5 पासपोर्ट हैं। तो सवाल जो बेसिक इशूज हैं, आप कम्युनल राजनीति की लड़ाई से लड़ने के लिए कम्युनल प्लेटफॉर्म में नहीं लड़ सकते हैं। मुझे बताइए सर कि अब राहुल गांधी के ऊपर केस चल रहा है कि उनके पास ब्रिटेन की सदस्यता है,
और ये मान लीजिए आरोप लगा दिए, तो ये इतना बड़ा आरोप बन गया कि वहां पर एक परसेप्शन बदल देगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, एक मुख्यमंत्री के बारे में अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन का इतना पैसा कमाया है और उसने 3-4 देशों में इन्वेस्ट किया है, उसकी पत्नी 3-4 देशों की पासपोर्ट होल्डर। मैं सर आपको बताऊं, ये आरोप तो मान लीजिए वो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो लगाएंगे। आप ये आरोप तो आप असम में वहां के तमाम लोगों से पूछ लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, तो बहुत आसान सी बात है कि वहां जमीनों का कितना बड़ा घपलेबाजी की गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि वो आरोप भ्रष्टाचार के आरोप केवल ममता पर लग रहे हैं तभी वो है। और मुझे लगता है सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की ये जो ध्रुवीकरण की आपने राजनीति बताई है, इस ध्रुवीकरण की राजनीति में ये सारे आरोप प्रत्यारोप ये होना, ये सब बेमानी है। महिमंता बिश्व शर्मा पे तो सारे भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाए थे। जाहिर सी बात है कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद तो अगर वो वास्तव में भ्रष्ट रहे होंगे तो भ्रष्टाचार का उनका गुण और फला फूला होगा। ये सारी चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। उस ध्रुवीकरण की राजनीति और जो सिस्टम का अपने एक इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें बिल्कुल साफ तौर पर वो फलीभूत होती दिखाई पड़ रही हैं। उनका इस्तेमाल भी दिख रहा है और उनका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। कम से कम पिछले कुछ चुनाव को, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और अब पश्चिम बंगाल, इनको देखते हुए तो हम कोई संदेह नहीं रह जाता है। और मैं आपको बताऊं, बीजेपी के तमाम समर्थकों में भी संदेह नहीं रह जाता है। आप बात करिए जब उनसे, तो आप कितना भी जब उनको राजनीतिक सामाजिक समीकरण बताएंगे तो वो उससे सहमत दिखेंगे, लेकिन फिर उनका कहना है कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर सारी चीज सब पहले से सिस्टम तय है, नायब सिंह सैनी की तरह कि सब व्यवस्था हो चुकी है। तो पंकज जी, क्या है आप कहेंगे कि ये चुनावी मुद्दे जो हम लोग चर्चा करते हैं, इनका कोई महत्व, इनका कोई मतलब रह गया है इस अरेंजमेंट में, इस मैनेजमेंट में? प्रफुल्ल कुछ कहना चाहते सर, 10 सेकंड। प्रफुल्ल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 सेकंड। हाँ जी प्रफुल्ल जी। 10 हिंदी में एक शब्द है देहात में चलता है, उसको बोलते हैं हुरना। तो ये हारे को हुरना, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, तो ये हारे को हुरना और विक्टिम ब्लेमिंग तो आसान है। आज अगर जीत हो रही होती तो इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से होती। हमारे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचार अगर मुद्दा होता तो हेमंत बिश्व शर्मा क्यों मुख्यमंत्री बनते और क्यों टिकाए रहते? क्यों आरएसएस ने कहा था कि नहीं ये भ्रष्ट है और तमाम भ्रष्ट लोगों को लेकर के आते हैं? इस तरह के मनोभाव आए थे, इसलिए वो तो कोई मुद्दा बना ही नहीं। ये सब मैनेजमेंट का मुद्दा है सर। और जयशंकर सर के एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि संतुलन बना करके राजनीतिक पार्टियों को भी काम करना होगा, और अगर हार गए हैं तो उनको हम ब्लेम न भी करें तो भी उनको हमको ये तो कहना ही होगा कि भाई तुम हारे हो तो जीतने की कोशिश करो, और चाहे जिस समय में जो हथियार चलता है वो हथियार चलाओ, उस तरह के उपाय करो। ये ठीक है कि लड़ते लड़ते तुम वही मत हो जाओ जिसके खिलाफ लड़ रहे हो, उसकी सावधानी रखो, लेकिन लड़ो तो सही, चाहे जिस तरह से भी लड़ो। लेकिन अगर लड़ना ही भूल जाओगे तो बड़ा मुश्किल है। जी, भी और लड़ते हुए दिखो भी। पंकज जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं असम की बात करूंगा। असम में भ्रष्टाचार कभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा, और असम में हार और जीत का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक तो सीमांकन था, और वहां पे एसआर हुआ था, और उसके पहले जो डी वोटर मार्क किए गए थे वो किए गए थे। देखिए, असम को मैं बहुत करीबी से, उसको मैं नलबारी से लेके कोकराझार से लेके बहुत सारे इलाके को लगातार देखता रहूं, जाता रहूं। इस बार चुनाव में जो मुस्लिम वोटर थे, एक तो सीमांकन के कारण उनका जो डाइवर्शन हुआ वोट का, उनका जो एक मुश्त वोट पड़ने का प्रभाव था वो 24 सीट से घट के 6 सीट पे रह गया। इसी कारण से देखिए AIADU जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है वो भी शायद अभी 2 सीट से ज्यादा से आगे बढ़ नहीं पाई है। ठीक है, तो वहां पे फिर कह रहा हूं जो टैक्टिकल रिगिंग हो रही है कि किस प्रकार से सीमांकन किया जाए, किस प्रकार से मतदाताओं को छांटा जाए, वो असम में सबसे नफीस तरीके से किया गया। और शकील साहब पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस अपने पारंपरिक तरीके से वहां चुनाव लड़ती रही, जैसे ट्रेडिशनल तरीका है कि घोषित कर दिए, सभा कर ली, भीड़ जोड़ ली। कांग्रेस ने वहां पे जो अहम अस्मिता है, अहम अस्मिता के कारण 3 गोगोईस को जोड़ा, जबकि इस बार मुझे जो अभी तक सामने आ रहा है उसमें राइजोर और
लुबिन ज्योति दोनों की पार्टी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाई। तो ये जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस थी वो गलत हुई। और बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, मैं जयशंकर सर की बात से सहमत हूं कि पवन खेड़ा ने चुनाव का जब चरम था, जब कांग्रेस अस्मिता की बात और भ्रष्टाचार की बात पे चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने ये नॉनसेंस डाइवर्शन किया, और वो भी कम तैयारी के कारण। और जो मेरी जानकारी के अनुसार से पवन खेड़ा को जानकारी देने वाले इंटेंशनली आरएसएस के ही लोग थे, हो सकता है। और उस ट्रैप में कांग्रेस फंस गई। अच्छा, दूसरे मैं व्यक्ति का नाम नहीं बोल। पंकज जी, एक चीज मैं और कह रहा हूं कि ये अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो ही गई, आप भाग के कभी तेलंगाना कभी वहां जाके गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? आप गिरफ्तार होइए, आपको जब पता है कि आप एक गलत पे आपको किया जा रहा है, तो आप नेता होने के नाते आप गिरफ्तार होने का दमखम रखिए। आप भाग रहे हैं इधर। और आपको एक चीज बताऊं, जिस लोकल कोर्ट में